नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राधे राधे, राम राम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ वो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देगा। और टारगेट को हमेशा ध्यान रखिए, टारगेट इम्पॉर्टेंट है, टारगेट महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें टारगेट का पता नहीं होता तब तक हम कंफ्यूज रहते हैं, है ना। दिल्ली जाना हो आगरा से, तो दिल्ली की बस में बैठते समय कंसंट्रेशन फिक्स है कि मुझे दिल्ली जाना है। ऐसा थोड़ी है बस स्टैंड पे जाते हैं कि दिल्ली जाना है कि कोई सी भी बस में बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। टारगेट हमारा फिक्स होता है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र बायोलॉजी की ये क्लास 8th है और हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम। अब रेस्पिरेशन सिस्टम को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी बुक्स नोट्स बाज़ार में मिलते हैं जिन्हें हम समझ के पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस क्लास के अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम का वो टैक्ट, वो तरीका, वो इतनी आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको फिर कोई किताब, कोई मैगज़ीन, कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें और समझ लें। आइए हम बात करते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम की। रेस्पिरेशन सिस्टम, यस, आपके सामने एक चित्र है। जिस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं एक प्रोसेस चल रही है, जिस प्रोसेस को हम फेफड़ों का खुलना और बंद होना कहते हैं। एक प्रोसेस है, दिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें फेफड़े खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। अब इस प्रोसेस में एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि जिस समय पर ये वाला हिस्सा जिसे हम डायफ्राम कहते हैं ये फैलता है तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, यानी कि फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, डीफ्लेमेट हो जाते हैं। और जब ये फैलते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, ये डायफ्राम है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिएगा कि जब हम अपने रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो इसको पढ़ना, इसको समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और मेन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न आ सकते हैं। आइए, रेस्पिरेशन सिस्टम को अगर समझें तो इसमें बहुत सारी नेमिंग की गई है, इसमें बहुत सारी नेमिंग की गई है, ठीक है, यस, इसमें बहुत सारी नेमिंग की गई है। मैं आपको एक जनरल चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी नसिका के द्वारा, हमारी नेसल कैविटी के द्वारा, नाक के द्वारा, ठीक है, हमारी नोज़ की द्वारा, नेसल कैविटी के द्वारा ये हवा आगे की तरफ, देखो इसमें दो हैं। डाइजेशन सिस्टम में मैंने बोला था पीछे की तरफ होता है ईसोफेगस जिसको हम खाद्य नलिका कहते हैं, और आगे की तरफ होता है श्वास नलिका, वो जो ये है इसे ट्रैकी कहते हैं, ट्रैकी, श्वास नलिका। तो सांस कहाँ पहुँच जाती है? जो हम हवा हमारे नाक के द्वारा से आती है वो किस में आती है? वो इन ब्रांचेस में आती है, इसके अंदर आती है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनका बंटवारा होता है। दो फेफड़े मौजूद हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो हमारे फेफड़ों के अंदर भी इस तरीके के जाल मौजूद हैं जिन्हें हम ब्रोंकियाल्स कहते हैं, ब्रोंकियल्स कहते हैं। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऊपर वाला हिस्सा सुपीरियर कहलाता है, सुपीरियर लोब, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे इन्फीरियर लोब कहते हैं। जो ऊपर वाला लोब का मतलब होता है पाली, लोब का मतलब होता है पाली, मतलब हिस्सा, ठीक है। ऐसे ही इधर देखेंगे, ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है सुपीरियर और नीचे वाला कहलाता है इन्फीरियर या इन्फीरियर लोब, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। अब इसके जो बीच का हिस्सा है इसको हम कार्डियक नोच कहते हैं, कार्डियक नोच। कार्डियक नोच का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारा हृदय सुरक्षित रहता है, यहाँ पर हमारा हृदय सुरक्षित रहता है, ठीक है। इट इज, यस, यहाँ पर हमारा हार्ट सुरक्षित होता है, यहाँ पर हार्ट सुरक्षित रहता है, तो इसको हम कार्डियक नोच कहते हैं। भाई हार्ट क्या है? कार्डियक मसल है, हार्ट कार्डियक मसल है,
ठीक है भाई, मैं भी यही कहता हूँ, जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये हमारा कार्डियक नोच है। कार्डियक नोच का मतलब जहाँ पर फेफड़ा होता है, तो फेफड़ा क्या है, सेंटर्ड नहीं है, लेफ्ट में लाइज करता है, ऑर्गन सेंटर्ड है, मतलब अंग हमारा मध्य में है लेकिन लाइज करता है लेफ्ट की तरफ, इसीलिए कह देते हैं लेफ्ट साइड में है। अब ये जो फेफड़े हैं, मतलब हमारे जो फेफड़े हैं, इसके नीचे होता है डायफ्राम। ये जो आप देख रहे हैं ये डायफ्राम है। जब डायफ्राम फैलता है तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, और जब डायफ्राम खुलता है, मतलब जब डायफ्राम फैलता है तो ये सिकुड़ जाते हैं, और जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, ये है इसका एल्वोली। एल्वोली जो होती है, एल्वोली हमारे फेफड़ों की इकाई है। एल्वोली को फेफड़ों की इकाई कहा जाता है। एल्वोली हमारे फेफड़ों की इकाई होती है। ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कराने का काम करते हैं। जैसे नाक से सांस आई, आपने फेफड़ों में पहुंची, फेफड़ों के अंदर वो हवा में से जो गैस आपके ब्लड में जानी है वो एल्वोली के सहायता से ब्लड में पहुंचती है, एक्सचेंज होती है। ठीक है, अभी तो जनरल पॉइंट समझना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं। द वन थिंग, सबसे पहली चीज़ ये समझने के लिए है कि नेसल कैविटी के द्वारा या ओरल कैविटी के द्वारा, नेसल कैविटी के द्वारा, नेसल मतलब नाक, कैविटी का मतलब गुहा, नेसल कैविटी के द्वारा हमारी सांस प्रवेश करती है और वो फेरेंग से होती हुई ट्रैकी में एंटर कर जाती है। ट्रैकिया का मतलब होता है ये विंड पाइप। फिर आगे जिसके अंदर ये एंटर करती है, ये कार्टिलेज लगा हुआ है, यहाँ कार्टिलेज लगा होता है। आप इसको दबाकर देखेंगे तो आप फील करेंगे ये थोड़ा दब जाता है, क्योंकि यहाँ कार्टिलेज लगा है। कार्टिलेज का मतलब होता है उपअस्थि, एक होती है अस्थि, एक होती है अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। ठीक है, ये है उपअस्थि, यस, ये है उपअस्थि। फिर ये नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट, तो ये क्या है, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई। इधर वाली जो ब्रोंकाई है, राइट और लेफ्ट, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो लेफ्ट ब्रोंकाई से हवा यानी कि सांस कहाँ चली जाती है, हमारे लेफ्ट फेफड़े में चली जाती है, और राइट की तरफ। अब ये और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब और खुल जाती हैं, ब्रोंकाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं ब्रोंकियल्स में। ब्रोंकाई बच जाती हैं ब्रोंक्यूस में। ब्रोंकाई का मतलब है जो गुच्छे हैं जिसमें से हवा आ रही है, वो और जाल जैसे बट जाते हैं और फेफड़ों में हवा पहुंच जाती है। और लास्ट में जो लेयर होती है वो एल्वोली की लेयर होती है, जिससे एक्सचेंज होता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायफ्राम का। तो मैंने डायफ्राम के बारे में क्या बताया था कि डायफ्राम जब कॉन्स्ट्रक्शन में जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। डायफ्राम क्या है, फेफड़ों के नीचे की जो लेयर है उसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम का जब कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो इनहेलेशन होता है, मतलब सांस अंदर आती है, इन या एंटर, सांस का एंटर होता है। और जब वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब जब वो फैलता है, तो सांस बाहर जाती है, एक्सहेल, जिसको निश्वसन कहा जाता है। एक होता है अंतः श्वसन, मैं क्या लिख रहा हूं, एग्जिट, हवा बाहर चली जाती है, जिसको हम निश्वसन कहते हैं। सांस को खींचना, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम सुकड़ी हुई अवस्था में है, इसका मतलब है फेफड़े फैल गए हैं। जब फेफड़े फैल जाएंगे तो सांस अंदर जाएगी, हवा अंदर जाएगी। और जब एग्जिट कंडीशन होगी, एक्सहेलेशन होगा, इसका मतलब रिलैक्सेशन। जब ये रिलैक्स की अवस्था में होगा, यानी कि फैला हुआ होगा, तो फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। जब डायफ्राम फैलता है तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होता है, फेरेंक्स कॉमन नेसल एंड ओरल पाथवे है, मतलब नाक और मुंह,
नाक और मुंह, आप नाक के अंदर कोई दवाई डालिए वो आपके मुंह में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जगह ऐसी है जहां पर नाक और मुंह केंद्र कहीं पर मिलता है, उसी को कहा जाता है फेरेंक्स, उसको फेरेंक्स कहा जाता है। लैरेंक्स, लैरेंक्स कहा जाता है जहां से आवाज़ निकल रही है, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहां पर वोकल कॉर्ड पाई जाती है। यहां पर 2 वोकल कॉर्ड हैं इस तरीके से, इनके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। जब वाइब्रेशन होते हैं तो स्वर निकलते हैं, है ना, जब वाइब्रेशंस होते हैं तो स्वर निकलते हैं। लैरिंक्स। ट्रैकिया, ट्रैकिया या ट्रैकी, ट्रैकिया या ट्रैकी, ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, आप इसे ट्रैकिया कहें या ट्रैकी कहें। इसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप का मतलब क्या होता है? विंड पाइप का मतलब होता है जो हवा वाला जो रास्ता है, जिसको हम विंड पाइप का मतलब होता है नाक से सांस लेते हैं, उस पाइप के द्वारा वो फेफड़ों में जो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड विंड पाइप। लंग्स तक पहुंचाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया। श्वास नली। फिर आती है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई क्या होती हैं? वो ट्यूब्स होती हैं जो लंग्स में सांस को ले जाती हैं। एल्वोली क्या होती हैं? 1 मिलियन कैपिलरी सराउंडेड होती हैं इसके, और ऑक्सीजन ट्रांसफर टेक प्लेस, मतलब हमारे नाक के द्वारा से जो हवा जाती है, नाक से जो हवा जाती है उसमें ऑक्सीजन का सिलेक्शन हमारे लंग्स में जहाँ होता है तो वो एल्वोली के द्वारा होता है, तो वो एल्वोली। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एल्वोली की तो लगभग 10 लाख एल्वोली होती हैं जो हमारे फेफड़ों के अंदर मौजूद हैं, जिसका भी डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया था इन द फर्स्ट स्लाइड, जिसको हमने अभी देखा था। यस, ये एल्वोली। तो एल्वोली क्या है? एल्वोली हमारे फेफड़ों में पाई जाने वाली उसकी यूनिट्स है, ठीक है ना। इसको अब बोलते हैं एल्वोलस। एल्वोलस क्या है? इसके अंदर और ब्रांचेस बटे हुए हैं, एल्वोलस में और ब्रांचेस बटी हुई हैं, ठीक है। जैसे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का मतलब क्या होता है? पल्मोनरी वेन का मतलब होता है वो नसें, वो शिराएं जो हमारे हृदय से हमारे फेफड़े की तरफ आती हैं। तो वो अंदर आती किस में? ये फेफड़े के ही, तो इसी से मिलकर तो फेफड़े बने होते हैं। जैसे कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, वैसे ही एल्वोली के द्वारा हमारे पूरे फेफड़े बने हुए हैं, ठीक है। अब इस पूरी चीज को कहते हैं एल्वोलस। उसके अंदर एल्वोलीज मौजूद होती हैं, ठीक है। उसमें क्या मौजूद होती हैं? एल्वोलीज मौजूद होती हैं इसके अंदर, ये सब एल्वोलीज हैं। इसी से एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज को हिंदी में कहा जाता है विनिमय, ठीक है, विनिमय होता है। और इसी के द्वारा हमारे फेफड़ों के अंदर से हवा हमारे ब्लड में, मतलब गैसेस हमारे ब्लड में जाती है, और ब्लड से हमारे फेफड़ों की तरफ आती है। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मतलब ऑक्सीजन अब हमारे फेफड़ों से हमारे ब्लड में आ गई है, हमारे फेफड़ों से हमारे ब्लड में आ गई है, तो उसे कैरी कौन करता है? उसे कैरी करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है, जिसकी वजह से खून का रंग लाल दिखाई देता है, जिसकी वजह से खून का रंग लाल दिखाई देता है। समझ आया? यस। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन। देखो क्या लिखा है, प्रोटीन फाउंड इन आरबीसी। आयरन इन हीमोग्लोबिन इज कैपेबल ऑफ वीकली बाइंडिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है। सुनना, एनवायरमेंट में हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन में क्योंकि ऑक्साइड मौजूद नहीं होते तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होता। हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद है? आयरन। और आयरन एक बॉन्ड बनाता है, टेम्परेरी वीक बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको कहा जाता है? वो हीमोग्लोबिन जिसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाए। फिर है देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन बाउंड टू इट, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है।
ऑक्सीजन इज गिवन अप व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड सेल गेट्स लो। ऑक्सीजन इज गिवन अप व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड सेल गेट्स लो। जब भी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है तो वो ऑक्सीजन को ले लेती है, किससे? हीमोग्लोबिन से। भाई हमारे पूरे शरीर में ब्लड चल रहा है, तो जिस भी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होगी वो ऑक्सीजन को ले लेगी, किसकी सहायता से? हीमोग्लोबिन से। इस चैप्टर के बाद मैं आपको रेस्पिरेशन चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। ये तो अभी रेस्पिरेशन सिस्टम चल रहा है, फिर रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा जो सेल के अंदर की बात होगी, ठीक है? सेल के अंदर का रेस्पिरेशन पे चर्चा करेंगे। ये तो हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से वापस लौटती है, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। 10% डिसॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा, 10% किस में जुड़ जाती है? प्लाज्मा के अंदर। 90% कैरिड होती है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में प्लाज्मा में, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के रूप में 90%। फिर क्या होता है? फिर इसका एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बेघर हो जाना। ये कोई टफ इंग्लिश नहीं है, अगर आप समझेंगे ना तो सब समझ आ जाएगा। बेघर हो जाना, हटा देना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? उसका परिवहन होना, या पूरे शरीर के अंदर वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। तो 10% तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। 10% जैसे कि कोशिकाओं ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, कौन सी प्रोसेस करके? रेस्पिरेशन प्रोसेस करके। दोबारा सुनना, रेस्पिरेशन सिस्टम हमारे नाक के द्वारा सांस का जाना और बाहर निकल जाना ब्रीदिंग कहलाता है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांस का लेना और सांस का छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। और ये जो पूरा सिस्टम है जो नाक सांस को लेने से लेकर छोड़ने तक का काम करता है, ये पूरा सिस्टम रेस्पिरेशन सिस्टम कहलाता है। अब एलिमिनेशन कैसे होता है इसका? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है? इन लंग्स बाइकार्बोनेट इज कन्वर्ट बैक कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर से क्या होता है? ये इसके अंदर से रिएक्शन होता है जिसके अंदर लंग्स में जब बाइकार्बोनेट पहुंचती है तो बाइकार्बोनेट वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू एल्वोली एंड इज एलिमिनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वोली में आ जाती है। देखो, एल्वोली में ऑक्सीजन कैरी हुई थी, वो ब्लड में चली गई थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया था। अब वो कैरी होने के बाद हमारी सेल्स तक पहुंची थी ऑक्सीजन। सेल ने ऑक्सीजन ली थी क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम था, सांद्रता कम थी, उसने ऑक्सीजन ली थी। उसके बाद उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई, ग्लाइकोलाइसिस हुई, क्रैब साइकिल हुई, एरोबिक रेस्पिरेशन हुई। उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में आ गई। प्लाज्मा में 10% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो गई, बाकी बन गई बाइकार्बोनेट 90%। प्लाज्मा वापस हमारे एल्वोली तक पहुंचा और एल्वोली के अंदर बाइकार्बोनेट को कैरी करा दिया गया, जिसके अंदर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड वापस बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोली के द्वारा वापस एनवायरनमेंट में छोड़ दिया गया। ये था रेस्पिरेशन सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या समझे? श्वसन तंत्र में हम ये समझे कि जो भी हम हवा अपनी नाक की सहायता से लेते हैं, जो भी हम हवा अपनी नाक की सहायता से लेते हैं और वो हमारे फेफड़ों तक जाती है, इसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, जिसको कहते हैं ब्रीदिंग। नाक के द्वारा, पेड़ पौधों की नाक नहीं होती ना, तो श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता उनका। नाक से सांस लेना और छोड़ना। जब फेफड़े फैलेंगे तो हवा अंदर जाएगी और जब फेफड़े सिकुड़ेंगे तो हवा बाहर निकल जाएगी, जिसको इनहेल और एक्सहेल कहा जाता है।
ठीक है, निश्वसन और श्वसन, सांस अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। अब फेफड़ों के अंदर से आगे की जो प्रक्रिया होगी तो उसके अंदर फेफड़ों की यूनिट काम करेगी जिसमें ब्लड भी इन्वॉल्व हो जाएगा और ब्लड से कैरी होगा और ब्लड से ही वापस आएगा। ब्लड में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरी होती है और प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होती है। फिर ये हमारी सेल तक पहुंच जाती हैं। भाई सारा फंक्शन, सारी चीज़ें किस लिए काम कर रही हैं? जिससे कि ये चीज़ यहाँ तक पहुँच सके। तो हवा तो नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुँचती है, लेकिन फेफड़े ऑक्सीजन को ब्लड में डिसॉल्व करके कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से नाक के माध्यम से हवा में वापस छोड़ दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और यही प्रक्रिया हमारे शरीर में जो हो रही है, इसके अंदर दो तरह के श्वसन होते हैं जिसको हम एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।